नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, ईरान और अफगानिस्तान दोनों में ही इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखा है। इसके अलावा अगर आप लोग ज्योग्राफी वाइज भी देखो ना, तो ये कंट्रीज आप लोग को पता होगा कि इंडिया से बहुत ही ज़्यादा क्लोज में है। एक तरीके से आप लोग ये भी कह सकते हो कि बहुत ही हद तक नेबर भी है इंडिया की। इसीलिए यहाँ पर जो भी इवेंट होते हैं उसको लेके अक्सर इंडिया जो है वो काफी ज्यादा चिंतित रहता है। और हाल में अभी ऐसे ही न्यूज आई है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में ही क्लैश चालू हो गया है। अल जजीरा का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि एटलीस्ट 3 किल्ड इन शूटिंग ईरान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। तो दोनों कंट्रीज के बीच में दोनों कंट्रीज की जो फोर्सेस है, अफगानिस्तान में तो तालिबान गवर्नमेंट आप लोग को पता होगा, तो तालिबान के जो फोर्स कह लीजिए या मिलिटेंट कह लीजिए जो भी है, उनके ईरान के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बीच में गन फायर एक्सचेंज हुआ है, जिसकी वजह से 3 लोग मारे जा चुके हैं। और ये जो पूरा इशू है इसका जो इल्जाम है वो लगाया जा रहा है क्लाइमेट चेंज पे। इस तरीके की बातें की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो वॉर है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वॉर तो हालांकि अभी नहीं हुआ है, मामूली क्लैश है, लेकिन धीरे धीरे ये वॉर का रूप भी ले सकता है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए इसको जिम्मेदार बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ है। उसके अलावा रशिया और यूएसए का एंगल भी जो है इसमें जोड़ के देखा जा रहा है। ये सब क्या चीज है, इन सब के एंगल के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पूरा मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। प्लस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस इशू को हम लोग देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। हुआ क्या है कि पहले तो आप लोग ये जो ईरान का मैप है ये देख लो। ये ईरान की जो रिवर्स है, लेक्स है, वो सब है। वैसे भी ये जो लेक्स है, ये जो रिवर्स है ईरान में, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई रिवर्स ईरान की, खासकर से जो ये ईरान का वेस्टर्न पार्ट है, इसकी रिवर्स और इसके लेक्स जो है वो ड्राई अप करते जा रहे हैं। इवन कि ईरान का जो हिस्टोरिकल लेक कह लीजिए आप लोग, जो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा न्यूज में बहुत ही ज्यादा फेमस लेक है, लेक उरिमिया, वो भी यहाँ पर ड्राई अप करता जा रहा है। प्लस करून रिवर ये जो है ये भी ड्राई अप करता जा रहा है। इसके अलावा और भी जो रिसोर्सेज है ना वाटर के ईरान में, ये सब ड्राई अप करते जा रहे हैं, जिसका रीज़न बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को। प्लस मिसमैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है। और भी बहुत से रीज़न है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो ये कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, और जिसकी वजह से ये जो पूरा वाटर है ये इवेपोरेट करता जा रहा है। ये उरुमिया लेक जो है उसका साल दर साल के बाद जो इमेज है वो है, आप लोग देख सकते हैं। पहले ये लेक कुछ इस तरीके से हुआ करता था, अब ये जो है सिर्फ इतना ही बचा है। इसके अलावा और भी ये तेजी से ड्राई अप होता जा रहा है हर साल ही, जिसकी वजह से ईरान में हो क्या रहा है कि धीरे धीरे एक वाटर क्राइसिस खड़ा होता दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो रिवर्स हैं, ये जो लेक्स हैं, इनका ड्राई अप का जो सिलसिला है वो पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ है, जैसे कि उरुमिया लेक का मैंने आप लोग को दिखा दिया। प्लस ऐसा बताया जाता है कि पिछले 3 सालों से जो ड्राउट की सिचुएशन है, जो सूखेपन की सिचुएशन है ईरान में, वो धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और पास्ट का जो डिकेड है, यानी कि पिछले 10 साल की सिर्फ हम लोग बात करें, तो इसकी जो इंक्रीज का रेट है वो बहुत ही तेज़ी से हो गया है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा ऐसा कहा गया है। इसके अलावा ईरान का जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अगर हम लोग बात माने तो 97% कंट्री का जो है वो इस समय सूखे का शिकार हुआ पड़ा है, ऐसा इसका कहना है। और आप लोग को बता दूं कि 2020 में तो इसको लेके काफी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं कई एरिया में ईरान के। ये एक मैप है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये जो डार्क रेड में है ना, वो सबसे ज्यादा सूखा वाला एरिया ईरान का, बाकी भी जो और एरिया है वो भी सूखा वाला है। यहाँ सारे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये इतना जो एरिया ना जो डार्क या फिर हल्के रेड में है, ये सूखा वाला है। और बहुत थोड़ा सा एरिया ऐसा है जहाँ पर वाटर के उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ईरान में। ये सिचुएशन है ईरान की। ऐसे में एक रिवर है हेलमंड रिवर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैप में। ये रिवर ओरिजिनेट होती है हिंदू कुश से, फिर इस तरीके से ये बहते हुए ईरान में एंटर करती है। ईरान के ईस्टर्न पार्ट को ये जो इरिगेशन की फैसिलिटी है या बाकी सब भी फैसिलिटी जो है, जो वाटर रिसोर्स प्रोवाइड करती है लोगों को, वो यहाँ के लोगों को ये प्रोवाइड करती है। और ईरान के कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। लेकिन हो क्या रहा है कि इस रिवर पे 2 डैम बनाए जा चुके हैं अफगानिस्तान द्वारा। 2 मेजर डैम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं अब तक। एक है कजाकी डैम और दूसरा है कमल खान डैम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनकी लोकेशन भी। इसमें से ये जो कमाल खान डैम है, इसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो 1996 से इसको बनाना शुरू किया गया था, लेकिन बीच में अनस्टेबिलिटीज़ की वजह से इसका जो काम था उसको रोकना पड़ा। फिर
अशरफ गानी जब प्रेसिडेंट बनते हैं अफगानिस्तान के, तो 2014 में दोबारा इसको लेके जो काम था वो शुरू होता है और फाइनली 2021 में जाके ये जो डैम है ये पूरी तरीके से बना था। तो ये दो डैम है इस रिवर पे। और ईरान की जो प्रॉब्लम है वो ये कि एक तो उसके पास खुद लैक ऑफ वाटर है, दूसरा अफगानिस्तान जो है इन डैम्स के थ्रू इन वाटर का जो फ्लो है इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखता है। और कई बार जो है ये जो वाटर का ट्रांसफ़र है वो ईरान को करने से मना कर देता है। दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट भी है, 1973 की ट्रीटी है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो वाटर है वो अफगानिस्तान ट्रांसफ़र करेगा ईरान को। लेकिन आप लोग को पता होगा कि ईरान में जब से तालिबान गवर्नमेंट है, अराउंड 2021 से तालिबान वहाँ पर रूल कर रहा है, उसके बाद से किसी भी ट्रीटी, किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी रूल्स रेगुलेशन को मानने के लिए अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो उतना ज़्यादा तैयार नहीं है। इसीलिए ये जो इश्यूज था दोनों कंट्रीज के बीच में, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, ये तो बहुत टाइम से ही चलता आ रहा था। लेकिन तालिबान के आने के बाद से ये जो इशू है ये एक बार फिर से धीरे धीरे एक्सकेलेट होने लगा। और अभी हाल में ही कुछ दिन पहले की ही बात है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उनने तालिबान को वार्न किया कि ये जो ट्रीटी है 1973 का, इसको वायलेट करने से बचे अब तालिबान। यानी कि जितना वाटर इस ट्रीटी में लिखा गया है कि अफगानिस्तान जो है वो सप्लाई करेगा ईरान को, उतना वो सप्लाई करे। लेकिन तालिबान ने इस पे कहा कि हम लोग किसी भी ट्रीटी का वायलेशन नहीं कर रहे, ये हम पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। और एक तरीके से आप लोग देखो ना कि जिस तरीके से रिप्लाई दिया गया है तालिबान की तरफ से, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है। इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे में, इतना ज़्यादा जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होता है उसका इस्तेमाल करना इन लोगों के द्वारा। कल तक ये जो ऑर्गेनाइजेशन था तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता था, लेकिन आज ये डिप्लोमेटिक वे में बात कर रहे हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक है। तालिबान की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी वॉर, कोई भी क्लैशेस, किसी भी तरीके का जो वायलेंस है ये किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन ईरान जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को ये रिटेलिएट करना पड़ रहा है। तो दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये क्लैशेस जो हुआ है ईरान के बॉर्डर फोर्सेस और तालिबान के बीच में, इसमें टोटल 3 लोग अभी ऐसा बताया जा रहा है मारे जा चुके हैं, जिसमें से 2 ईरानियन सोल्जर्स थे और एक तालिबान का सोल्जर्स था या मिलिटेंट, जो भी कहना आप लोग को कह सकते हैं, वो मारा गया है। अब जैसे जैसे ये जो इशू है ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे ईरान का जो वाटर क्राइसिस है उससे लोग परेशान होते जा रहे हैं और भी ज़्यादा अनसेटिस्फाई होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ईरान की गवर्नमेंट पे प्रेशर बन रहा है कि वो भी रिटेलिएट करे अफगानिस्तान के अगेंस्ट में। ऐसा भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कल को ईरान जो है वो अपने ड्रोन्स या फिर किसी तरीके की चीज़ें, अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके ये जो डैम है इस पर वो ब्लास्ट कर दे, इसको तोड़ दे, जिसकी वजह से पानी को ये तालिबान जो है वो कंट्रोल ही ना कर पाए। क्योंकि ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो एक तरीके से मजबूरी बनती जा रही है ईरान की। और ऐसा अगर होता है तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये जो छोटे मोटे क्लैश दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं ये एक वॉर का रूप ले ले। इसीलिए ये जो क्लैशेस है ये इंपॉर्टेंट क्लैश है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो इंडिया में भी इस चीज़ को लेके थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंस है, थोड़ी बहुत जो नोटिस है वो किया ही गया होगा। और इस पूरे चीज़ की अगर आप लोग टाइमिंग देखो ना, तो ये जो टाइमिंग है ये मैं आप लोग को बता दूं, ईरान जो है ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत क्लोज है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के। आप लोग को पता होगा कि ईरान जो है वो काफ़ी टाइम से न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सैंक्शंस भी इस पर लग चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट भी हुए। JCPOA एक एग्रीमेंट था जो ईरान और बाकी की कुछ डेवलप कंट्रीज जो थी USA, UK और भी कुछ कंट्रीज थे उनके साथ हुआ था। लेकिन फिर ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से अपने USA को पुल आउट कर लिया। उसके बाद से दोबारा जो ईरान है वो इनरिचमेंट करने लगा न्यूक्लियर वेपन की और काम करने लगा। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन ईरान बना रहा है इसमें कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज है इसको डेवलप करने के। प्लस इस तरीके की भी न्यूज़ बीच में आई थी कि ईरान जो है वो ड्रोन सप्लाई कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया को हेल्प करने के लिए। इन सब के अलावा अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं, यानी कि तालिबान वाले सोल्जर्स नहीं, जो तालिबान के आने से पहले अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसके लिए जो काम करते थे, अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स, जो कमांडोज थे जिनके अगेंस्ट में तालिबान वॉर किया करते थे उस समय, उनके भी लेके न्यूज़ आ रही थी कि ईरान जो है इन सोल्जर्स को, इन कमांडोज को रशिया यूक्रेन वॉर में भेज रहा है रशिया की हेल्प करने के लिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए ये भी बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है अचानक से ये इशू जो है ये दोबारा उभर के आना, दोबारा इस इशू का राइज करना, इसके पीछे किसी दूसरे कंट्रीज की साजिश है। या फिर ये भी हो सकता है कि ईरान से गुस्सा हो तालिबान की गवर्नमेंट, क्योंकि इन सोल्जर्स को वो अपने यहाँ असाइलम या फिर पनाह कह लीजिए आप लोग, वो दे रहा है।
तो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि ये जो सोल्जर्स थे ये जब यूएसए छोड़ के गया अफगानिस्तान को, तो एक तरीके से बिट्रेड फील कर रहे थे। इसी वजह से ये थोड़ा बहुत रशिया के सपोर्ट में हो गए और उसके बाद से ईरान इनकी हेल्प करने लगा रशिया वॉर में, इनको सब वहाँ पर भेजने लगा ताकि ये रशिया को सपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं किसी कंट्रीज़ के द्वारा, ऐसा भी कहा जा रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम की बात है इस रीजन के लिए और इसके आसपास वजह से कंट्रीज जो है उनके लिए, क्योंकि हाल में ही आप लोग को पता होगा कि ईरान और सऊदी के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ। अब ये चीज़ हो गई कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो वॉर चलता था, जो प्रॉक्सी वॉर चलता था या फिर जो भी इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए, लेकिन एक और इश्यूज यहाँ पर इस रीजन में आप लोग कह सकते हो कि उभर गया, जिसकी वजह से जो इस रीजन की थोड़ी बहुत हम लोग डेवलपमेंट की उम्मीद कर रहे थे इस पीस एग्रीमेंट के बाद, वो एक बार फिर से डाउट होने लगा उस पर। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखो तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया के काफ़ी इंटरेस्ट है यहाँ पर। INSTC कॉरिडोर आप लोग ने नाम सुना होगा, ईरान के थ्रू जो नॉर्थ है, यूरोप है, उसको इंडिया से कनेक्ट करने की बात की जाती है। उसके लिए चाबार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट जो है ये सब यहाँ पर बनाया गया, जिसमें चाबार पोर्ट में तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है इंडिया का। तो ये जो कंट्रीज़ है इन दोनों के बीच में अगर इशूज़ हुए, कुछ यहाँ पर क्लैशेज हुए या फिर वॉर में ये कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई, तो इंडिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होने वाली है आने वाले टाइम में। ये इंडिया की जो कनेक्टिविटी है यूरोप के साथ या फिर सेंट्रल एशिया और नॉर्थ एशिया के साथ, उसको प्रॉब्लम में ला सकती है, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान के थ्रू ही इंडिया जो है वो कनेक्ट करने की बात करता है सेंट्रल एशिया से। तो सेंट्रल एशिया से भी इंडिया की जो कनेक्टिविटी है उसको पूरी तरीके से ये डिस्टर्ब कर सकती है। उसके अलावा अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान में भी इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, जो इन पे इंडिया की जो कंपनीज़ है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका पैसा लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे इस पे असर हो सकता है आने वाले टाइम में देखने को मिले। प्लस इस रीजन में अगर आप लोग देखो दो कंट्रीज लड़ेंगी ना, तो जाहिर सी बात है वो दोनों कंट्रीज भले ही कोई भी जीते, लेकिन जो असर होगा इसका, जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो कोलेटरल डैमेज कहते हैं, वो दोनों कंट्रीज़ का होगा। और ऐसे में दोनों कंट्रीज थोड़ा थोड़ा वीक होंगे। और इस रीजन में आप लोग को पता होगा कि इस्लामिक स्टेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से अपने पैर पसारा है और आने वाले टाइम में उसका टारगेट है कि पूरा इंडिया, पाकिस्तान, इस पूरे रीजन में अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बहुत तेज़ी से राइज करना है। तो उसका काम इस वजह से और भी आसान हो जाएगा। इसीलिए इंडिया के ये फेवर में है कि अफगानिस्तान में एक मजबूत गवर्नमेंट रहे, ईरान में एक मजबूत गवर्नमेंट रहे, इवन कि पाकिस्तान में भी मैं कहूँगा कि कई हद तक एक मजबूत गवर्नमेंट होने का, एटलीस्ट इतने मजबूत सोल्जर्स, इतने मजबूत आर्मी होने का बहुत ही बड़ी ज़रूरत है इंडिया के लिए, ताकि ये जो इस्लामिक स्टेट है उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सके, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट कर सके अपनी कंट्री को और एक बफर की तरह बनने रहे इस्लामिक स्टेट और इंडिया के बीच में। तो इसीलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो वॉर है ये सही बात नहीं है, अफगानिस्तान को ये फर्दर और वीक करेगा। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर भी चलो ठीक है। चाइना का मैं आप लोग को बता दूं, ईरान और अफगानिस्तान दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी ये ठीक नहीं है, इस पूरे रीजन के लिए ही ये ठीक नहीं है। हो सकता है किसी दूर बैठे हुए कंट्री को इससे फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन इस पूरे रीजन के लिए मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल भी एक तरीके से नेगेटिव इवेंट है, नेगेटिव डेवलपमेंट है। इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो भी इन कंट्रीज़ को कर सकती हैं वो करना चाहिए, और बाकी जल्दी से जल्दी इस चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत हद तक चांसेस है कि ये एक छोटा सा क्लैश एक बड़े वॉर का रूप ले ले। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।